गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में वॉल्वॉक्स चल रहा है और आज हम पढ़ेंगे वॉल्वॉक्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से वॉल्वॉक्स में होता है उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये कि ये किस प्रकार से होता है। ये पुत्री सैमंडल द्वारा होता है, पुत्री सैमंडल द्वारा। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे डॉटर सिनोबियम द्वारा। ठीक है, यानी कॉलोनी के अंदर एक और कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। डॉटर सिनोबिया जिसे हम कहते हैं, सैमंडलों द्वारा होता है। ठीक है, सिनोबिया क्या है, बहुवचन है, और सिनोबियम एक वचन है। ठीक है, तो डॉटर सिनोबिया द्वारा इसके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देख लेते हैं हम कैसे होता है। ठीक है, डायग्राम से ही इसको समझ लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि वॉल्वॉक्स जो है इस तरह से इस शेप में होता है। वॉल्वॉक्स एक गोल बॉल जैसी संरचना है जिसमें इस प्रकार से कशाभिकाएं प्रत्येक कोशिका में होती हैं और प्रत्येक कोशिका जो है एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। किससे? साइटोप्लाज्मिक अनुबंध द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़ी भी रहती हैं और इनके अंदर इस प्रकार से कॉलोनी का निर्माण होगा। ठीक है, किस प्रकार से होगा तो देखिए, ये जो बाहर की पश्च भाग की कोशिकाएं हैं इनके द्वारा ही अंदर कॉलोनी का निर्माण करवाया जाएगा। कैसे करवाया जाएगा जरा देख लेते हैं। किस प्रकार से इस वयस्क जो एक समंडल है उसमें पश्च भाग की कुछ कोशिकाएं आगे चलकर पुत्री समंडल का विकास करती हैं। तो किस प्रकार से करती हैं अभी देख लेते हैं। तो हम देखिए, इसमें जो इसका पुत्री, इसका जो वयस्क जो है भाग, इसको हम बना लेते हैं पहले। ये इसका वयस्क भाग है। ठीक है, इस प्रकार की इसके अंदर कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं इसके अंदर होती हैं। ठीक है, ये हमने एक कॉलोनी वॉल्वॉक्स की उसके पश्च भाग का एक छोटा सा भाग ले लिया है। तो इसमें देखिए, पश्च भाग में ये जो कोशिकाएं हैं वेजिटेटिव कोशिकाएं कहलाती हैं। ये वेजिटेटिव सेल है। ठीक है, कायिक कोशिकाएं इनको हम कहते हैं। देखिए, अब क्या होगा, जब इनमें लैंगिक जनन होगा तो पश्च भाग की कुछ कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती हैं। ठीक है, पश्च भाग की कुछ कोशिकाएं क्या करती हैं, तो हम इसमें अब जो है 1 2 तो ये बनाएंगे और एक कोशिका जो है आकार में वृद्धि करेगी। ठीक है, धीरे धीरे इसका आकार बढ़ेगा। ये इसकी कायिक कोशिकाएं हैं पास वाली। ठीक है, और ये अपनी कशाभिका तो त्याग देगा और इसका आकार धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार से ये कशाभिकाएं धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी और आकार इसका बढ़ता जाएगा। और इस बढ़े हुए आकार के साथ इसकी अगली फॉर्म क्या होती है, इस प्रकार से अब ये कशाभिका तो त्याग चुका है और इस फूली हुई संरचना को हम क्या कहते हैं। अब देखिए, तीनों डायग्राम पर नजर डालते हैं। पहला डायग्राम ये कहता है कि अलैंगिक जनन पुत्री समंडल के बनने से होता है और वयस्क समंडल के पश्च भाग की कुछ कोशिकाएं आकार में वृद्धि कर अन्य कोशिकाओं से 10 गुना बड़ी हो जाती हैं। तो इसमें से कुछ कोशिका का मतलब हमने एक कोशिका ले ली तो ये आकार में वृद्धि कर रही है और अन्य कोशिकाओं से 10 गुना बड़ी हो जाती है। ठीक है, इन बड़े आकार वाली कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, गोनिडिया कहते हैं, गोनिडियम कहते हैं। ठीक है, इस बड़े आकार वाली कोशिका को हम क्या कहेंगे, गोनिडियम कहेंगे। ठीक है, गोनिडियम क्या है, एक वचन है। ठीक है, और अगर बहुत सारी कोशिकाएं जैसे कि ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, इस तरह से पश्च भाग की कई कोशिकाएं अगर बहुत सारे गोनिडियम बनाती हैं तो सब मिलकर क्या कहलाएंगे, गोनिडिया कहलाएंगे, जो कि बहुवचन होता है।
इस गोनिडिया को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो इसकी पहचान बहुत आसान है। इसकी पहचान कशाभिकाओं और आई स्पॉट की अनुपस्थिति से हो जाती है। आई स्पॉट भी नहीं है और कशाभिका भी नहीं है। इसके अंदर एक बड़ा केंद्रक होता है जिससे इसकी पहचान हो जाती है, और साथ ही साथ कई पायरेनोइड भी होते हैं, ठीक है, इससे इसको पहचाना जा सकता है। तो ये गोनिडिया है। अब देखिए, कुछ समय बाद ये गोनिडिया वृद्धि कर, यहाँ से ये गोनिडिया वृद्धि कर इस कॉलोनी के अंदर की ओर अंतः स्थापित हो जाता है। यानी अब मैं इसको अगर पूरा गोला बना दूं तो ये कॉलोनी हो जाएगी, और ये जो गोनिडियम है ये अंदर की ओर अंतः स्थापित हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा। अब गोनिडियम में जो इसका जीवद्रव्य है उसमें उत्तरोत्तर विभाजन होते हैं, ठीक है। तो अब मैं देखिए इसके अंदर, अब इसको, इन दोनों को मैं नहीं बनाऊंगा, साइड वाली कोशिकाओं को नहीं बनाऊंगा, केवल मैं इसको ही बना रहा हूं। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है, ये जो जीवद्रव्य है इसके अंदर पहला विभाजन इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। उत्तरोत्तर विभाजन होते हैं इसके अंदर। तो उत्तरोत्तर विभाजन से एक 8 कोशिकीय सतह बन जाएगी। कितनी? 8 कोशिकीय सतह बनेगी। किस प्रकार से बनती है? तो अब देखिए इसमें आगे के विभाजन, इस प्रकार से जो है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है। इस प्रकार से ये कोशिकाएं इसके अंदर बन जाएगी। और उत्तरोत्तर विभाजन होने से बन गई। ये 8 कोशिकाएं हैं, और इस 8 कोशिकीय अवस्था में देखिए जो इन कोशिकाओं का शीर्ष भाग है वो किस तरफ होता है? इनका शीर्ष भाग कहाँ होगा? अंदर की तरफ होगा, ठीक है। अंदर की तरफ इनका शीर्ष भाग है। ये जो शंक्वाकार, जो अंदर की ओर तीखा भाग जो आपको नजर आ रहा है, ये अंदर की ओर इनका क्या है? शीर्ष भाग है, ठीक है। इस प्रकार से बन गई 8 कोशिका। इस 8 कोशिकीय 8 सेल्स या 8 वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम प्लेकिया अवस्था कहते हैं, ठीक है। प्लेकिया स्टेज है ये। इस प्रकार से 8 कोशिकीय अवस्था जब आ जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लेकिया अवस्था कहते हैं। इस प्रकार से ये प्लेकिया अवस्था बन जाएगी। क्लियर? अब इन प्लेकिया कोशिकाओं में निरंतर अनुदैर्घ्य विभाजन होता है, जिससे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएगी। अंदर क्या है? बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएगी। आप देखिए कैसे इन कोशिकाओं में उत्तरोत्तर विभाजन और होते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी। बन गई बहुत सारी कोशिकाएं, ठीक है। और वही बात, इनका शीर्ष भाग कहाँ होता है? अंदर की तरफ होता है। तो बहुत सारी कोशिकाएं इस प्रकार से अनुदैर्घ्य विभाजन होने से बनती है। कौन सा विभाजन हो रहा है? इन 8 कोशिकाओं में अनुदैर्घ्य, यानी कि ये इस तरह से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएगी। इन कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है वैसे, या तो 32 होगी या 64 होगी या 128 होगी, ठीक है। इस प्रकार से ये अवस्था इसके अंदर आ जाती है। बन गई इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं। अब देखिए आगे क्या होता है।
जब इस वक्रित प्लेट में 8 कोशिकीय प्लेकिया अवस्था में निरंतर विभाजन होते हैं तो एक खोखली गोलाकार संरचना बन जाती है। ये खोखली गोलाकार संरचना बन गई, अंदर से ये खोखली है, इसके चारों तरफ ये कोशिकाएं हैं, ठीक है। और इन कोशिकाओं में इनका अग्रभाग कहाँ है? इनका अग्रभाग अंदर की तरफ है, ठीक है, खोखले भाग की तरफ है। और इनके शीर्ष पर एक छिद्र होता है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे फाइलोपोर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे फाइलोपोर कहते हैं, ठीक है। हिंदी में कहते हैं तुम्बिका रंध्र, ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? तुम्बिका रंध्र कहते हैं। 8 कोशिकीय अवस्था में जब निरंतर विभाजन होते हैं तो इतनी कोशिकाएं बन जाएगी और शीर्ष पर एक छिद्र बन जाएगा, अंदर का भाग खोखला होगा और इस ऊपर वाले छिद्र को हम क्या कहते हैं? इसे हम फाइलोपोर कहते हैं। अब इस अवस्था में सभी कोशिकाएं एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं, ठीक है, और अग्रभाग अंदर खोखले भाग की ओर होता है। तुम्बिका रंध्र बाहरी सिरे पर होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर वाले भाग पर बाहरी सिरे की ओर एक तुम्बिका रंध्र पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब प्रतिलोमन होगा। इनके अंदर क्या होता है? प्रतिलोमन, इन्वर्सन होगा, ठीक है। इन्वर्सन का मतलब ये है कि इन कोशिकाओं का जो अग्रभाग है, जो कि अभी अंदर की ओर है, वो बाहर की ओर आ जाएगा और जो बाहरी भाग है यानी इसका पश्च भाग कोशिकाओं का, ये अंदर की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो अगली फॉर्म में देख लेते हैं क्या होता है प्रतिलोमन। प्रतिलोमन हमेशा तुम्बिका रंध्र की ओर से शुरू होता है, यानी जो कोशिकाएं हैं ये इस तरह से, ये कोशिकाएं हैं, ठीक है, और ये इस तरह से घूम जाएगी इस प्रकार से, यानी ये कोशिकाएं इस तरह से खुल जाएगी। ये जो नीचे वाली कोशिकाएं हैं ये ऊपर की ओर बढ़ेगी और ये कोशिकाएं पीछे की ओर बढ़ेगी, यानी इस तरह से ये कोशिकाएं तो आएगी ऐसे, ठीक है, और ये कोशिकाएं जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। प्रतिलोमन होगा, यहाँ पर इन्वर्सन होगा। इन्वर्सन का मतलब होता है प्रतिलोमन, ठीक है। तो प्रतिलोमन देख लेते हैं कैसे होता है। प्रतिलोमन का एक डायग्राम बनाना जरूरी होता है ताकि हम समझ पाएं अच्छी तरह से। तो ये तुम्बिका रंध्र तो यहाँ था, अब प्रतिलोमन इस तरफ से ही शुरू होता है। आपसे पूछ लिया जाए वाइवा में कि प्रतिलोमन किस तरफ से शुरू होता है, तो आपको बताना है प्रतिलोमन हमेशा फाइलोपोर की ओर से शुरू होता है, ठीक है। तो अब जो है ये यहाँ वाली जो कोशिका है ये धीरे धीरे पीछे की ओर आ रही है, ये वाली ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसके डायग्राम को बनाते हैं। ये बन गया। ये हो गया। अब देखिए इनका अग्रभाग जो है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है,
जबकि पश्च भाग नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, ये तो इस तरफ घूम रहा है, ये इस तरफ आ रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो अब इसमें पूरे में क्या हो जाएगा, प्रतिलोमन हो जाएगा। तो प्रतिलोमन के बाद की जो अवस्था है वो किस तरह की होगी। यानी जो भाग पहले अंदर था वो कहाँ जाएगा, अब बाहर आ जाएगा, और तुम्बिकार अंदर जो पहले ऊपर था वो आ जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रतिलोमन हो जाएगा। ये हो गया। अब आप देखोगे तो इसका शीर्ष भाग कहाँ है, बाहर की तरफ दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से प्रतिलोमन हो चुका है। और जो फाइलोपोर है वो कहाँ आ चुका है, नीचे की तरफ आ चुका है। ये फाइलोपोर है। ठीक है, अब क्या होगा आगे कि प्रतिलोमन जो है इसके अंदर देखिए 3 से 5 घंटे का समय लगता है। कितना टाइम लगता है, 3 से 5 घंटे का समय लगता है। अब प्रतिलोमन होने के बाद क्या होता है, प्रतिलोमन होने के बाद इन कोशिकाओं में एक दूसरे से ये अलग हो जाती हैं, कोशिका भित्तियां बननी शुरू हो जाएंगी बाहर की ओर, और ये अपने आप धीरे धीरे क्या है सबसे अलग हो जाएंगी। और फिर प्रत्येक कोशिका में 2 कशाभिकाएं बन जाएगी और कोशिका भित्तियां बन जाएंगी। ठीक है, यानी अगली फॉर्म में इनके अंदर क्या बन जाएगी, अगली फॉर्म में देखें हम इस प्रकार से ये कोशिकाएं जो हैं धीरे धीरे आकृति में कैसी हो जाएंगी, अंडाकार हो जाएंगी पहली बात तो ये, और फिर इनके अंदर कोशिका द्रव्य सघन हो जाएगा, बाहर की ओर भित्ति बन जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ कशाभिकाएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी। तो 2-2 कशाभिकाएं सब में बन जाएंगी और भित्तियां बन जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है कशाभिका धीरे धीरे बननी शुरू हो गई है, ये बन रही हैं, कशाभिकाएं बन चुकी हैं। इस प्रकार से। ठीक है, अब ये कुछ समय बाद पुत्री समंडल बन जाएंगी। ये पुत्री समंडल है। ठीक है, ये क्या है, डॉटर सिनोबियम है। अब देखिए ये सारा जो प्रोसेस चला है वो अभी तक ये वाला जो हिस्सा है ये जुड़ा हुआ है सब में। ये गोले तो मैंने बना दिए, बाकी ये यहाँ पर सब में क्या है अभी तक ऊपर संयुक्त है। ये इस तरह से ये सब भाग अभी तक संयुक्त है। ठीक है, इस प्रकार से अभी तक ये जो मुख्य कॉलोनी है इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक भी। ठीक है, अब कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय बाद ये जो है पुत्री समंडल अपने जनक समंडल से यानी कि इससे टूट जाएगा
और इस तरह से कॉलोनी के अंदर एक कॉलोनी और बन जाएंगी। तो इस प्रकार से ये कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। पुत्री समंडल इस प्रकार से ही बनते हैं। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं क्या प्रोसेस है। कोशिकाओं की संख्या जो है, देखिए यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर कितनी आ सकती है, यहाँ पर 16 आ सकती है, 32 आ सकती है, 64 आ सकती है। तो ज़्यादा जो है संभावना कितनी रहती है, यहाँ पर 32 सेल्स। ठीक है, क्लियर। आप देख लेते हैं दोबारा से। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो कॉलोनी है वॉल्वॉक्स की, उसमें पश्च भाग की कुछ कोशिकाएं आकार में अन्य कायिक कोशिकाओं से 10 गुना बड़ी हो जाती है और आकृति में गोल हो जाती है। इसका जीव द्रव्य सघन हो जाता है, कशाभिकाएं लुप्त हो जाती हैं। अब इस कोशिका को गोनिडियम कहते हैं। इस गोनिडियम में इसके जीव द्रव्य में अनुदैर्घ्य विभाजन होते हैं, अनुप्रस्थ नहीं होते, अनुदैर्घ्य होते हैं। ठीक है, तो पहले अनुदैर्घ्य विभाजनों से 8 कोशिकीय प्लेट का निर्माण होता है। इस अवस्था को प्लेकिया अवस्था कहते हैं। ठीक है, 8 सेल्स अवस्था को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन की प्लेकिया अवस्था कहते हैं। फिर इन 8 कोशिकाओं में आगे अनुदैर्घ्य विभाजन होते हैं, एक बार, 2 बार, तो 32 कोशिकीय इस तरह से कोशिकाएं आ जाएंगी, जिसमें शीर्ष भाग की ओर एक छिद्र का निर्माण हो जाता है, अंदर का भाग खोखला हो जाता है। कोशिकाओं का अग्र भाग अंदर यानी खोखले भाग की तरफ होता है। ठीक है, और ऊपर की ओर वाला ये छिद्र क्या कहलाता है, तुम्बिका रंध्र कहलाता है। इस प्रकार की अवस्था आने के बाद इनके अंदर क्या होगा, इन कोशिकाओं में इन्वर्सन होगा, यानी प्रतिलोमन होता है। अब प्रतिलोमन तुम्बिका रंध्र की ओर से होना शुरू होता है, यानी कि पहले ये कोशिकाएं इस तरफ से ऐसे जाएगी, फिर ये कोशिकाएं ऊपर की तरफ जाएगी, तो इस तरह से प्रतिलोमन हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रतिलोमन पूरा हो जाएगा, ये प्रतिलोमन का दौर चल रहा है और ये प्रतिलोमन यहाँ पर पूरा हो चुका है। प्रतिलोमन पूरा होने के बाद तुम्बिका रंध्र जो पहले ऊपर की ओर था वो आ जाता है इसमें नीचे की ओर। ठीक है, अभी तक कशाभिका जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से सटी हुई हैं। ठीक है, लेकिन अब इनका अग्र भाग कहाँ है, बाहर की तरफ है। यहाँ क्या था, अंदर की तरफ था, लेकिन इन्वर्सन से ये कहाँ आ गया, बाहर की तरफ आ गया। अब इन कोशिकाओं में कोशिका भित्तियों का निर्माण होता है। आकृति में ये गोलाकार या अंडाकार होनी शुरू हो जाती है और शीर्ष भाग पर कशाभिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से ये पुत्री समंडल बन जाएगा। ये पुत्री समंडल अभी तक इस जनक समंडल के साथ है, यानी ये जो भाग है ये जुड़ा हुआ है और फिर ये थोड़ी देर बाद ये अपने जनक समंडल से अलग होकर कॉलोनी के अंदर ही एक डॉटर कॉलोनी, जिसे हम समंडल, जो संतति समंडल है हिंदी में, वो कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका निर्माण ये कर लेती है। ठीक है, इस प्रकार से वॉल्वॉक्स में अलैंगिक जनन संपन्न होता है। ये आपको याद रखना है। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, वैसे तो पूरा अलैंगिक जनन ही महत्वपूर्ण है, परंतु इसमें क्या होता है कि कई बार 1.5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लेकिया अवस्था को समझाइए। इसी तरह से फाइलोपोर क्या होता है, ये 1.5 नंबर का पूछ लेते हैं। प्लेकिया अवस्था को, जो प्लेकिया स्टेज है, इसको 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। आगे हम बात करेंगे लैंगिक जनन की। तो देखिए वॉल्वॉक्स में लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है। पहली बात तो ये, कौन से प्रकार का होता है लैंगिक जनन, विषम युग्मकी प्रकार का। विषम युग्मकी का मतलब यही है कि इनमें लैंगिक अंग का निर्माण होता है। लैंगिक अंग में नर लैंगिक अंग कहलाता है पूंधानी यानी एंथ्रीडियम, और मादा जनन अंग कहलाती है अंडधानी यानी ऊगोनियम। ठीक है, और ये दोनों युग्मक धानी में उत्पन्न होते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर हमने देखा कि पश्च भाग की कुछ कोशिकाएं गोनेडिया बना करके आगे फिर एक पुत्री समंडल बनाती है, उसी तरह से लैंगिक जनन में पश्च भाग की कुछ कोशिकाएं एंथ्रीडियम बनाती हैं, कुछ कोशिकाएं ऊगोनियम बनाती हैं, फिर लैंगिक जनन होता है। तो वॉल्वॉक्स की जातियां उभय लिंगाश्रयी भी होती हैं, यानी जब दोनों लिंग एक ही कॉलोनी में हो, एक ही कॉलोनी में बनते हों
और एक लिंगाश्रयी भी होती हैं, डायोसियस भी होती हैं, जब दोनों लिंग अलग अलग कॉलोनी में बनते हो, यानी नर और मादा जनन अंग अलग अलग कॉलोनी में बनते हो। तो ग्लोबेटर, जो वोल्वोक्स ग्लोबेटर है वो तो इसकी द्विलिंगाश्रयी जाति है, यानी कि मोनोशियस है। और जो ऑरियस है, वोल्वोक्स ऑरियस, ये इसकी एक लिंगाश्रयी जाति, यानी कि एक लिंगाश्रयी जाति में दो अलग अलग कॉलोनी से एंथीडियम और उगोनियम बनेंगे, जबकि ग्लोबेटर में दोनों एक ही कॉलोनी में पश्च भाग की कोशिकाओं द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए जिन कोशिकाओं से युग्मक धानियां बनती हैं वो आकार में इसी तरह से बड़ी होती हैं और फिर उसके बाद उनके अंदर लैंगिक अंगों का निर्माण होता है। तो उनके बारे में हम कल डिटेल जानेंगे, इसी तरह के डायग्राम कल भी बनेंगे, कल हम लैंगिक जनन को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।